हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड यूनिट देखने वाले हैं, नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स, जिसमें आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल देखेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन लेयर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फंक्शनलिटीज देखेंगे। उसके बाद टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल और उसके डिस्क्रिप्शन ऑफ लेयर्स और फंक्शनलिटीज को देखेंगे। उसके बाद नेटवर्क एड्रेसिंग में IPv4 और IPv6 देखेंगे। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट दोनों टॉपिक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंदी है। तो इस वीडियो में हम इसे कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक बार गाइडलाइंस भी देख लेते हैं कि हमें कौन से चैप्टर कवर करने हैं बुक से। तो चैप्टर 2, चैप्टर 18 और चैप्टर 22, इन तीनों ही चैप्टर से हमें कुछ कुछ जो टॉपिक्स दी गई हैं, जो जो पॉइंट्स, उनको कवर करके हमारा ये यूनिट 2 टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। बिकॉज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 3 का BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास या फिर जी कंप्यूटर साइंस है, तो उसके लिए कोर्सेज हैं। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटोकॉल लेयरिंग। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये यूनिट 2। तो यूनिट 1 हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो उसमें हमने आपको डिफाइन किया था टर्म प्रोटोकॉल, उसका मतलब ही समझा था, जो कि होता है कि किसी भी दो डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव करने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स जिसपे बोथ डिवाइसेज एग्री करते हैं, जिनसे कि उनका कम्युनिकेशन जो होता है वो इफेक्टिवली हो जाता है। ठीक है। तो वहीं पे है कि अगर कम्युनिकेशन जो है सिंपल होता है तो सिर्फ एक प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, उसी से कम्युनिकेशन हो जाता है। बट अगर कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाए, बिकॉज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें जो कम्युनिकेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, हर एक लेयर पे एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि कोई बहुत बड़ा टास्क होता है तो उसे हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टास्क में। तो इसी तरह कम्युनिकेशन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको डिवाइड किया जाता है लेयर बाय लेयर में, और हर एक लेयर के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। तो उसी टर्म को बोलते हैं प्रोटोकॉल लेयरिंग। ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया टर्म प्रोटोकॉल लेयरिंग, और इसी को हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और देखेंगे। तो हमें दो सिनेरियो यहाँ पे कवर करना है। देखिए बुक में काफी ज्यादा यहाँ पे आपको कहानी बना बना के दिया गया है, तो मैं उतना कहानी बना के नहीं बताऊंगा, बिकॉज आप भी उतना सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगे। तो जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वो बताऊंगा, और जो जरूरी है वो तो बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो दो सिनेरियो लिया गया। इसमें पहला सिनेरियो ये है कि मान लीजिए एक दो फ्रेंड है, ठीक है, मैरिया है और एन है। इन दोनों के बीच में सिंपल सा कम्युनिकेशन हो रहा है। ये दोनों सामने आमने सामने हैं, ये बात कर रहे हैं लोग आपस में, सिंपल सा कम्युनिकेशन। तो इसमें कुछ ज्यादा खास प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। बेसिक से कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि पहले ये ग्रीट करेगी, फिर ये ग्रीट करेगी, फिर इनके बीच में ये प्रोटोकॉल है कि भाई जब एक कोई बोल रहा होगा तो दूसरा कोई सुनेगा, फिर दूसरा बोल रहा होगा तो फिर ये सुनेगी। तो इस टाइप से बेसिक दो तीन चार प्रोटोकॉल्स हैं जो यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। एंड उसके बाद फिर जब ये लास्ट में बात अपने खत्म करेंगे, एंड करेंगे, तो क्या होगा, ये ग्रीट करेंगे एक दूसरे को, फिर थैंक्स नोट बोलेंगे, बाय बोलेंगे। तो ये बेसिक सा सिंपल से चार पांच प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, बेसिक सा एक सिंपल कम्युनिकेशन में भी यहाँ पे चार पांच प्रोटोकॉल यूज हो जा रहा है, और इन दोनों के बीच में लैंग्वेज सेम है, कॉमन है, तभी लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ चार पांच प्रोटोकॉल्स हैं जो यहाँ पे लग रहे हैं, तो इनका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जा रहा है, इफेक्टिवली हो जा रहा है। बट वही अगर बात की जाए कि अगर ये दोनों अगर दूसरे सिटी में चले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे अगर इनके पास कोई ये नहीं होगा, कोई डिवाइस ना हो या फिर कुछ कनेक्शन के लिए ना हो। तो उसके लिए यहाँ पे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आया है कि अगर ये दूसरी सिटी में चली गई फिर भी कम्युनिकेट करना चाह रही है, तो यहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन होगा। और ये भी चाह रही है कि इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो वो इन तक ही रहे और कोई दूसरा रिवील ना करे, ना किसी को पता चले। तो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे 3 लेयर प्रोटोकॉल वाला ये एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, इस डायग्राम को। बिकॉज यहाँ पे कहानी ये है कि मैरिया और एन जो है वो दोनों, पहला सिनेरियो तो हमने समझ लिया था कि सिंपल कम्युनिकेशन है वो आसानी से हो गया, उसमें भी चार पांच प्रोटोकॉल लग गए थे। ठीक है, उस कम्युनिकेशन को भी इफेक्टिवली होने के लिए। अब दूसरा ये आया कि अब तो यहाँ पे इनका सिनेरियो ये होगा कि ये दोनों किसी दूसरे स्टेट में चले गए और यहाँ पे इन्हें कम्युनिकेशन करना है, बट ये भी चाहते हैं कि ये जो कम्युनिकेट करे ये दूसरे तक ना पहुंचे, और कोई साधन है नहीं, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पे 3 लेयर प्रोटोकॉल के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, जो कि इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसमें बहुत सारी कहानी लिखी गई है जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, बट बता दूंगा कि क्या क्या कहानी हुआ। कहानी ये हुआ कि ये दोनों बात करना चाहते हैं आपस में, इनके बिजनेस आइडियाज इनके पास है, तो इनको ये डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि इनका जो भी मैसेज हो या फिर कम्युनिकेशन हो बिल्कुल सिक्योर्ड हो, कोई दूसरा इसे ना रीड कर पाए। ठीक है। तो इसके लिए थ्री लेयर प्रोटोकॉल को समझते हैं। तो पहला जो है लेयर 3, मतलब जो लेयर 3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें मैरिया जो भी बोलना होगा वो बोलेगी। ठीक है, वो प्लेन टेक्स्ट में होगा। ठीक है। उसके बाद लेयर 2 में वो इनक्रिप्शन होगा। उसमें इनक्रिप्शन होगा मतलब उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा कि दूसरा कोई ना पढ़ पाए। फिर वहाँ इनक्रिप्ट होने के बाद वो सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इनक्रिप्शन वाले टेक्स्ट को हम लोग सिफर टेक्स्ट बोल रहे हैं। और फिर ये सिफर टेक्स्ट जो है ये सेंड करेगी मेल पोस्ट के द्वारा। तो पोस्ट फिर ले जाएगा इस मेल को और एन के पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचेगा। वहां पे जो एन है उस मेल को रिसीव करेगी, तो वो सिफर टेक्स्ट रिसीव करेगी। एंड ये सिफर टेक्स्ट फिर डिक्रिप्ट होगा, बिकॉज वहां पे इनक्रिप्ट हुआ था
तो इसके पास जब होगा फिर आएगा तो डिक्रिप्ट करेगी इसे, फिर डिक्रिप्ट करने के बाद ये प्लेन टेक्स्ट में वापस आ जाएगा और जो ये पढ़ पाएगी जो इसने भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सिक्योर तरीके से इस टाइप से 3 लेयर के प्रोटोकॉल के हिसाब से इनकी कम्युनिकेशन हो पाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है आगे, ये सब एज्यूम वगैरह जितनी कहानी है ये नहीं बताऊंगा, वो वही लिखा हुआ जो मैंने बता दिया आपको। तो आपको समझ में आ गया हो कि कैसे यहाँ पे कहानी हो रहा है, कैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है स्पेशली। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटोकॉल लेयरिंग इनेबल्स अस टू डिवाइड ए कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू सेवरल स्मॉलर एंड सिंपलर टास्क। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपल कर दिया गया। और आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे। One of the advantage of protocol layering is that it allows us to separate the services from the implementation. A layer needs to be able to receive a set of services from the lower and give to the services to the upper layer. यहाँ पे वही कहानी है। एडवांटेज में है कि आपको जो भी है पहला लेयर के पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो जब तक प्लेन टेक्स्ट सेकेंड लेयर के पास नहीं जाएगा तब तक ये किस चीज को इनक्रिप्ट करेगा। तो वही है कि यहाँ से पास होगा प्लेन टेक्स्ट, तो ये तो एक तरह से यहाँ पे सभी लेयर तो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हायरार्की फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो वो एडवांटेज है कि सब प्रॉपर मैनर में यहाँ पे फॉलो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे है कि देयर इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर सिंगल जैसे कि यहाँ पे है वन कैन आर्ग्यू दैट ए सिंगल लेयर मेक्स द जॉब इजियर, देयर इज नो नीड फॉर ईच लेयर टू प्रोवाइड सर्विस। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज में आप ये बोल सकते हैं कि एक सिंगल लेयर ही सारा काम कर सकता था, मैसेज को टाइप भी कर देता, मैसेज को इनक्रिप्ट भी कर देता और मेल भी भेज देता। एक सिंगल लेयर ही ऐसा कर देता, तो इतना ज्यादा लेयर का होने का मतलब ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है ये तो नहीं होता ना। तो ये एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो। बट यहाँ पे क्योंकि एडवांटेज ये है कि हर एक लेयर इंडिपेंडेंट है, इसको बोलना है तो ये बोलेगी, जो मन होगा बोलेगी, इसको कोई डिपेंडेंसी नहीं है। दूसरा जब ये बोल के प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगी तो ये लेयर जो है इसको इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है, इसकी इंडिपेंडेंट टास्क है। जब ये इनक्रिप्ट कर देगा तो सिफर टेक्स्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे सेंड होने वाला है, ये सेंड होगा, ठीक है। तो सारे लेयर इंडिपेंडेंट है, बट एक हायरार्किकल फॉर्मेट है, एक हायरार्की बनी हुई है कि जब ये जो मैसेज देगी प्लेन टेक्स्ट में उसको ये इनक्रिप्ट करेगा, फिर इसके इनक्रिप्शन के बाद जो सिफर टेक्स्ट आएगा तो उसको मेल सेंड होगा, फिर ऐसे जाके यहाँ पे मेल रिसीव होगा, फिर वो डिक्रिप्ट होगा, फिर वो मैसेज जो था प्लेन टेक्स्ट में वापस आ जाएगा, तो ये सुन पाएगी उसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस दोनों ही आपने देख लिए। वो खास तौर पर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप फिर भी देख लें। बट इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इतना ज्यादा यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसके सिंपल बेसिक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स जो आपको मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो। अब हम लोग सिंपल सा प्रिंसिपल इसका है उसको पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? द फर्स्ट प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट इफ वी वांट बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, अगर आपको बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, वैसा कम्युनिकेशन हमें चाहिए, तो वी नीड टू मेक ईच लेयर सो दैट इट इज एबल टू परफॉर्म टू अपोजिट टास्क वन इन ईच डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि हमें क्या करना होगा अगर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन को बनाना है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करना है, तो हमें ईच लेयर को ऐसे बनाना होगा कि वो दोनों ही टास्क परफॉर्म कर पाए, जो टास्क जो है अपोजिट टास्क को कर पाए वन इन ईच डायरेक्शन। इसको आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि लेयर 3 जो है ये लिसन और टॉक दोनों ही कर सकता है, मतलब कि यहाँ से मैरिया बोलेगी तो यही लेयर जो है इस एन के साइड पे ये सुनेगा भी, ठीक है। यहाँ पे जो लेयर 2 है इनक्रिप्ट कर रहा था मैरिया का मैसेज, वही लेयर यहाँ पे डिक्रिप्ट करेगा एन के लिए मैसेज, ठीक है। उसी तरह लेयर 1 यहाँ पे जो मेल सेंड कर रहा था वो लेयर 1 यहाँ पे मेल को रिसीव करेगा, मतलब जो एक लेयर है वो दो अपोजिट टास्क कर रहा है। ये प्रिंसिपल फॉलो होगा तभी तभी तो अभी तो ये बाई डायरेक्शनल हो पाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा प्रिंसिपल क्या बोलता है? द सेकेंड प्रिंसिपल that we need to follow in protocol layering is that the two objects under each layer at both sides should be identical, ठीक है। और दोनों जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए हर एक लेयर के दोनों साइड में वो आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है तो इस साइड भी प्लेन टेक्स्ट ही है, यहाँ पे ऑडियो है तो यहाँ वीडियो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है दोनों साइड में वो आइडेंटिकल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ सिफर टेक्स्ट है तो सिफर टेक्स्ट है, यहाँ मेल है तो मेल ही जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यही है प्रिंसिपल बोलता तो सेकंड प्रिंसिपल। तो ये है, आप याद रख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग क्वेश्चन आ सकता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल दोनों को याद कर सकते हैं और एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉजिकल कनेक्शंस क्या होते हैं? देखिए, आफ्टर फॉलोइंग द अबव टू प्रिंसिपल्स वी कैन थिंक अबाउट द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन ईच लेयर एज शोन इन फिगर 2.3। इस फिगर में लॉजिकल कनेक्शन दिखाया गया है। दिस मींस दैट वी हैव लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन। Mary and Anne can think that there is a logical imaginary connection at each layer through which they can send the object created from that layer. We will see the concept of logical connection will help us better understand the task of layering in encoded data connection. देखिए यहाँ पे लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, जो कि बिलीव करती हैं दोनों की लॉजिकल कनेक्शन है। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्लेन टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट आपके बीच में कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सिफर टेक्स्ट के बीच कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मेल जो है डायरेक्टली मेल से कनेक्ट कर रहा है।
तो यहाँ पे इनके बीच में सेम है और लॉजिकल कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, तभी तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो सबसे उसके बाद हमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट पे आना है, ठीक है। हालांकि आपको पहले ओएसआई मॉडल पढ़ाना चाहिए, बिकॉज ओएसआई मॉडल सबसे पहले पढ़ना चाहिए हमें, उसके बाद टीसीपी आईपी पढ़ना चाहिए। बट इस बुक में जो है पहले टीसीपी आईपी दे दिया है, तो हम इसको ही पढ़ लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसे। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में कहने का मतलब ये है कि वी नाउ नो दैट द कांसेप्ट ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग, हमें प्रोटोकॉल लेयरिंग का कॉन्सेप्ट पता है और लॉजिकल कम्युनिकेशन भी पता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, टीसीपी आईपी जो है उसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी आईपी इज ए प्रोटोकॉल सूट, ये क्या है, प्रोटोकॉल सूट है, मतलब सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिफरेंट लेयर्स के साथ ये आता है। सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो यूज होता है इन द इंटरनेट टुडे, आज के जमाने में इंटरनेट में ये यूज हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग से ये यूज होते आ रहा है, प्रोटोकॉल सूट है। इट इज ए हायरार्किकल प्रोटोकॉल मेड अप ऑफ इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स, ये हायरार्किकल प्रोटोकॉल है जो इंटरेक्टिव मॉड्यूल से बना हुआ है। ईच ऑफ विच प्रोवाइड्स स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, और हर एक का फंक्शनल जो है अलग अलग फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है। द टर्म हायरार्किकल मींस दैट ईच अपर लेवल प्रोटोकॉल इज सपोर्टेड बाय द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वन और मोर लोअर लेवल। हायरार्की का मतलब समझ में आता है, यहाँ को जो अपर लेवल है वो नीचे वाले लेयर को सपोर्ट के बाद ही उसके हिसाब से वो होता है, हायरार्की मेंटेन होता है। जैसे कि नीचे वाले लोअर के जो लोअर वाले सर्विस प्रोवाइड करती है उसके हिसाब से फिर अपर लेयर जो है टोटली एक दूसरे पे मतलब डिपेंडेंसी होती है यहाँ पे। द ओरिजिनल टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट वाज डिफाइंड एज अ 4 सॉफ्टवेयर लेयर बिल्ट अपॉन द हार्डवेयर। टुडे हाउएवर टीसीपी/आईपी इज थॉट ऑफ एज 5 लेयर। तो पहले जब टीसीपी/आईपी मॉडल बना था तो 4 लेयर का प्रोटोकॉल था जिसमें एक हार्डवेयर आता था, और अब जो है टीसीपी/आईपी वो 5 लेयर का प्रोटोकॉल बन चुका है मॉडल, ठीक है। तो अब हमें इससे आगे इसके लेयर्स को समझना है। तो देखिए ओरिजिनल पहले जो था वो 4 लेयर का था, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर और एक हार्डवेयर डिवाइस था। लेकिन अब इसे 5 लेयर में बना दिया गया, और अब एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर को अब नेटवर्क लेयर बोल दिया गया है, अब नेटवर्क इंटरफेस को डेटा लिंक लेयर बोल दिया गया, और हार्डवेयर डिवाइस के बदले यहाँ पे अब फिजिकल लेयर ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना होगा, यहाँ पे लेयर 1 फिजिकल है, लेयर 2 डेटा लिंक है, लेयर 3 नेटवर्क है, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट है, लेयर 5 एप्लीकेशन है। बट यहाँ से जो काम इसका प्रोसेस समझेंगे वो हम लोग टॉप डाउन अप्रोच से समझेंगे, बट लेयर के नेम्स आपको याद रखने हैं ऐसे जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उस ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन होता है वो देखना है। तो सबसे पहले ये है कि मैं ओवरऑल थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे डीप में जाएंगे। तो ओवरऑल में ये है कि एप्लीकेशन लेयर में जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट पहले दे देता हूँ क्योंकि बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको कैसे काम करता है ये। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आप व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं, तो वो व्हाट्सएप क्या एप्लीकेशन है, तो आपने एप्लीकेशन लेयर ओपन किया, ठीक है। तो वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, उसमें आपने किसी को अगर मैसेज भेजना है तो आप हाय मैसेज भेजोगे, तो आपको पहले तो इंटरफेस दिखेगा, एप्लीकेशन दिखेगा, वो समझ गए आप, तो वो एप्लीकेशन लेयर का काम हो गया। उसमें आप जो भी टाइप करना है मैसेज टाइप करोगे, ठीक है। उसका जैसे आप मैसेज टाइप करोगे, सेंड करोगे, तो फिर वो सेंड करने के बाद कहाँ जाता है, कैसे काम करता है वो समझ लो, वही समझना है कॉन्सेप्ट है, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो फिर वो मैसेज हाई करोगे आप, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है वो, ठीक है। जैसे आप टाइप करोगे एप्लीकेशन में, तो वहां से वो ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा। फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे जो भी चीजें होने वाली होंगी वहां पे होंगी, जो कि हम फर्दर आगे देखेंगे। तो फिर वहां पे ट्रांसपोर्ट में वहां पे उसे एक ये असाइन होगा कि कहाँ पे जाना है, वहां पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाले काम भी होंगे कि इस मैसेज को इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। फिर वहां से फिर फर्दर आगे जाएगा, बढ़ेगा तो नेटवर्क लेयर में, जहाँ पे उसे आईपी एड्रेस मिलेगा और नेटवर्क किस से कनेक्शन करना है, कैसे दूसरे डिवाइस तक जाएगा उसके लिए वहां पे मिलेगा उसे, ठीक है, आईपी वगैरह मिलेगा। उसके बाद फिर डेटा लिंक लेयर में जाएगा, जहाँ पे उसे राउटर के थ्रू डेटा के कनेक्शन के लिए आगे की फर्दर प्रोसेस मिलेंगी। फिर फर्दर जो है फिजिकल लेयर में होते हुए जाएगा वो, और वहाँ पे फिजिकली वो या फिर वायरलेसली जैसे भी हो दूसरे डिवाइस के लिए वो वहाँ से एंड अप करेगा, वहाँ से निकलेगा, और तब फिर जाके दूसरे डिवाइस में वो फिर यही सारी प्रोसेसेस होंगी तो जाके वो पहुंचेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर से निकलेगा तो फिर ये जो भी वायर्ड या फिर वायरलेस मीडियम के थ्रू दूसरे डिवाइस में पहुंचेगा। फिर वहां पे ये प्रोसेस होगी फिजिकल वाली, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, तो फिर दूसरे के मोबाइल में वो मैसेज दिखेगा। तो इस टाइप से होता है, मतलब इतने सारे लेयर से गुजरता है तब कोई भी मैसेज कम्युनिकेशन हो पाता है। जितना आसानी से हम लोग मैसेज टाइप करते हैं और तुरंत ही वहां पहुंच जाता है, तो उसके पीछे का मैकेनिज्म इतना ज्यादा लेंदी है, आप देख सकते हो कि कितने प्रोसेस होते हुए तब गुजरता है वो, वही हमें समझना है और हर एक लेयर के बारे में डिस्कस
तो यहाँ पे हम लोग हर एक लेयर के फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? दिस लेयर डिफाइंस द प्रोटोकॉल विच इनेबल यूजर टू इंटरैक्ट विद द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल एफटीपी, एचटीटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी का होता है, आपको पता ही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो है एप्लीकेशन लेयर का काम है जो कि डिफाइन करता है यूजर्स को इंटरेक्शन करने के लिए नेटवर्क्स को डिफाइन करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है? दिस लेयर डिफाइंस हाउ डेटा शुड फ्लो बिटवीन होस्ट्स। कैसे डेटा जो होगा होस्ट के बीच में फ्लो करेगा। मेजर प्रोटोकॉल एट दिस लेयर इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे जो होस्ट के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा उसका काम करने वाला जो है ट्रांसपोर्ट लेयर है, और इसमें जो टीसीपी नाम का प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हेल्प होता है। ठीक है, दिस लेयर इंश्योर दैट डाटा डिलीवरी बिटवीन होस्ट इज इन ऑर्डर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी। ठीक है, अब इंटरनेट लेयर है या फिर नेटवर्क लेयर जो बोले इसे, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी वर्क ऑन दिस लेयर। तो इस लेयर पे जो है आईपी जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वो लगाया गया है, वो काम करता है इस लेयर पे। दिस लेयर फैसिलिटेट्स होस्ट एड्रेसिंग एंड रिकॉग्निशन। तो ये एड्रेस को रिकॉग्नाइज करता है और उसको हिसाब से जो उसके फैसिलिटीज को देखता है। दिस लेयर डिफाइंस राउटिंग, मतलब रूटिंग या फिर राउटिंग जो बोलिए, तो ये डिफाइन करेगा कि कैसे जो है एड्रेसिंग होगा और कैसे कहाँ पे जाना है, पहुंचाना है, आईपी एड्रेस दे करके ये डिफाइन करेगा। ठीक है, लिंक लेयर क्या काम करता है? डेटा लिंक लेयर जो है, दिस लेयर प्रोवाइड्स मैकेनिज्म ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल डेटा जो है उसको सेंडिंग एंड रिसीविंग करने का काम करता है, उसके मैकेनिज्म को काम करता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। हालांकि अब मैं आपको एक और स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, ये वाली स्लाइड देख लो आप यहाँ पे, जिससे कि और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो एप्लीकेशन लेयर है उसके प्रोसेसेस होते हैं जो कि मैंने बताया दिया, यूजर से इंटरेक्शन करने का होता है स्पेसिफिक एड्रेस पे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी जो अभी हमने बताया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये और एससीटीपी, इन तीनों प्रोटोकॉल्स के हेल्प से पोर्ट एड्रेस डिफाइन करता है, मतलब कैसे होस्ट के बीच में डेटा ट्रांसफर हो वो काम करता है। नेटवर्क लेयर में आईपी और अदर प्रोटोकॉल मिलकर जो है लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, आईपी एड्रेस वगैरह, एंड फिर कैसे वो कहाँ तक राउटिंग वगैरह ये सब देखते हैं। फिर डेटा लिंक लेयर में जो भी और फिजिकल लेयर, यहाँ पे दोनों का काम यही है कि फिजिकल नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करके एक्चुअल डेटा को सेंड करना है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ठीक है, तो फिजिकल लेयर यहाँ पे जो है डेटा लिंक लेयर, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, तो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई थिंक डेटा लिंक लेयर भी वही है, टीसीपी आईपी डज नॉट स्पेसिफाई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, इट सपोर्ट ऑल द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। नेटवर्क लेयर आईपी जो होता है वो यहाँ पे देख ही लिया आपने, आईपी का काम होता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो भी हमने पढ़ ही लिया, इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है उतना हमें नहीं पढ़ना है। एप्लीकेशन लेयर भी हमने कवर कर लिया, तो ये सब हमारा कवर हो गया। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, SMTP जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर में काम करते हैं जिससे यूजर को इंटरेक्शन हो सके उसमें। अब है इनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन, जो कि हमें पढ़ना नहीं है, हमारा सिलेबस इतना ही तक था। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। तो हमने 2.3 भी कवर कर लिया, अब चैप्टर 18 पे जाना है। ठीक है, चैप्टर 18 पे 2.3 कवर हुआ या फिर नहीं ये देख लेता हूँ एक बार। एक सेकेंड, टू पॉइंट अब हमें 2.3 पढ़ना है, द OSI मॉडल। ठीक है, द OSI मॉडल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको क्लियरली समझ लेना। इसमें बहुत सारे लेयर्स भी हैं तो इसके भी याद करने पड़ जाएंगे आपको। तो although when speaking of the internet everyone talks about the TCP IP protocol suite, this suite is not only suite of protocols defined। तो देखिए बात ये है, कहानी ये है कि सबसे पहले जो TCP IP मॉडल था वो था और वो काफ़ी चल रहा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये OSI मॉडल आया। ठीक है, और इसको established in 1947 द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, एक मल्टीनेशनल बॉडी है ISO जो कि स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती है। हर एक वर्ल्ड वाइड इसका जो वर्ल्ड लेवल पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड तय करती है। ठीक है, तो ISO स्टैंडर्ड्स कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन इन द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI मॉडल। और OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1970s। ठीक है, तो ISO ऑर्गेनाइजेशन है और जिसने OSI मॉडल को डिफाइन किया। ठीक है, OSI मॉडल बनाया। तो OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो है
ये क्या है, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है डेट अलाउ एनी टू डिफरेंट सिस्टम्स टू कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। मतलब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जैसा है, ये एक दूसरा प्रोटोकॉल है जो दो डिवाइस मतलब या फिर डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स का एक स्ट्रक्चर है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है जो भी है वो कहानी है इसका, ठीक है। द OSI मॉडल इज नॉट ए प्रोटोकॉल, इट इज अ मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग ए नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये जो मॉडल है ये प्रोटोकॉल बेसिकली हम इसे नहीं बोलेंगे, इसे हम एक मॉडल है जिससे कि अंडरस्टैंडिंग और डिजाइनिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन को समझने और उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसके डिजाइनिंग के लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है। OSI model is a layered framework for design of network systems that allows communication between all the types of computer system. It consists of 7 separate but related layers, each of which defines a part of process of moving information across a network. Clear है? अब इसके 7 लेयर्स को आपको याद करना बहुत जरूरी है। पहला लेयर है फिजिकल, दूसरा है डेटा लिंक, तीसरा है नेटवर्क, और उसके बाद फोर्थ है ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ है सेशन लेयर, सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन लेयर और सेवंथ है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो इन 7 लेयर्स को आपको याद करना है और यहाँ टॉप टू डाउन अप्रोच में हम यहाँ से काम करेंगे। मतलब पहले एप्लीकेशन लेयर का काम होगा, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिजिकल, और फिर होते हुए यहाँ से जाएगा। बट आपको लेयर 1 लेयर 2 जो भी रिस्पेक्टिवली लेयर्स हैं उनको याद करने हैं नेम। और इसको अगर आपको याद करना है तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूँ इसको याद करने का। तो एक सेकंड में ट्रिक बताता हूँ, तब तक मैंने कहीं लिख के रखा है ट्रिक। तो जैसे कि ट्रिक ये है कि आपको इस नेमिंग्स को याद रखने के लिए आपको ये आप दिमाग में रख सकते हो कि प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसी पिज्जा एनीवेयर, ठीक है। तो यहाँ से पी से प्लीज हो गया, डी से डू हो गया, एन से नॉट हो गया, टी से थ्रो, एस से सॉसी, और पी से पिज्जा और ए से एनीवेयर। तो यहाँ पे प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसी पिज्जा एनीवेयर, इससे आप इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा फनी है बट आप याद करने के लिए आपके लिए है, बट ऐसे आप पढ़ोगे 2-4 बार तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा, बट फिर भी नहीं याद हो तो उसके लिए बता दिया हूँ। अब इसके काम क्या है वो पढ़ने हैं हमें। अब उतना ज़्यादा इसमें डिफिनेशन दिया नहीं, बट यहाँ पे OSI वर्सेस TCP/IP है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, उसको याद कर लेना आप लोग। व्हेन वी कंपेयर टू मॉडल्स, तो यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कंपेरिजन, बट इसका प्रॉपर आपको टेबल बना करके OSI और TCP/IP का आपको प्रॉपर याद करना होगा, जो कि नोट्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो when we compare two models we find two layers session presentation are missing from TCP/IP। TCP/IP में हमें सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर तो था नहीं, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक तो था और फिजिकल भी था, लेकिन सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर जो था उसमें नहीं था TCP/IP में, ठीक है। These two layers were not added in TCP/IP after publication of OSI model। The application layer in the suite is usually considered to be the combination of 3 layers। अब यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे दोनों का कंपेरिजन एक तरह से डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। ये OSI मॉडल है और ये TCP/IP है। फिजिकल डेटा लिंक सेम है, नेटवर्क सेम है, ट्रांसपोर्ट सेम है। बस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन 3 लेयर है और इन तीनों को कंबाइन करके यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो है सिंगल लेयर है यहाँ पे आपको TCP/IP में, ठीक है। तो द 2 रीजंस वेर मेंशन्ड फॉर दिस डिसीजन। फर्स्ट, TCP/IP हैज मोर वन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP/IP के पास एक ट्रांसपोर्ट लेयर ज्यादा है। Some of the functionalities of session layer are available in some of transport layer protocols. Second, the application layer is not only one piece of software. Many application can be developed at this layer। application layer में सिर्फ एक ही application नहीं, यहाँ से और भी चीज़ें develop की जा सकती हैं। In the functionalities mentioned, the session presentation layer are needed for the particular application. They can be included in the development of the piece of software, ठीक है। तो ये सब कुछ कहानी है, ये सब कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, आगे बढ़ना है हमें। आगे बढ़ना है लैक ऑफ OSI मॉडल सक्सेस। तो OSI मॉडल सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भाई देखिए उसका ये है कि OSI मॉडल जो था वो बहुत बाद में आया, जब TCP/IP पूरी तरह कैप्चर कर चुका था रियल वर्ल्ड को, तब बाद में आया ये OSI मॉडल। दूसरी बात की और इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उसमें से पहला रीजन है कि OSI वाज कंप्लीटेड व्हेन TCP/IP वाज फुल्ली इन प्लेस, तो मैंने बताया था। दूसरा रीजन है सम लेयर्स इन OSI मॉडल वेयर नेवर फुली डिफाइंड। कुछ लेयर्स जो OSI में जैसे कि प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर है, ये कुछ डिफाइन ही नहीं था ढंग से, ठीक है। तो कैसे काम करते डेवलपर्स इस पे, ठीक है। थर्ड था when OSI was implemented by an organization in a different application, it did not show a high enough level of performance to entice the internet authority to switch from TCP। तीसरा रीजन है कि कुछ जब ऑर्गेनाइजेशंस ने OSI को अपनाया तो उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस में उन्हें एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिला। मतलब जैसा TCP/IP का काम है वैसा ही OSI काम कर रहा था, तो भाई लोग क्यों चुनेंगे एक्स्ट्रा, जब पूरा आप सेम वर्क हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है।
तो आप चेंज क्यों करोगे प्रोटोकॉल? चेंज करना आसान तो नहीं है, आप चेंज एक प्रोटोकॉल को चेंज करोगे तो उसके हिसाब से हर एक चीज़ चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया है ओएसआई मॉडल का, लेकिन हमें और भी पढ़ना है। इस 7 लेयर्स की पूरे डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ने हैं कि क्या क्या काम होता है इस 7 लेयर का, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि वाई स्टैंडर्ड मॉडल इज रिक्वायर्ड, क्यों स्टैंडर्ड मॉडल की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ये मॉडल्स बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी जब पहले से ही था, या फिर ये स्टैंडर्डाइजेशन क्यों किया जा रहा है। तो उसके लिए आप समझिए द कम्युनिकेशन सिस्टम वेरीज बेस्ड ऑन डिवाइसेस बेस्ड ऑन कंपनीज। इसीलिए एक स्टैंडर्ड तय होना जरूरी था। जैसे कि आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं एंड्रॉयड में वो चलते हैं, बट आईफोन में वो नहीं चलते हैं, ठीक है। क्योंकि आईफोन का अलग स्टैंडर्ड है, उसका अलग प्रोटोकॉल है, एंड्रॉयड के अलग प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। तो जिस स्टैंडर्ड को जो फॉलो करके कंपनी बनाएगी उसी प्लेटफॉर्म पे तो चलेगा ना। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड होना जरूरी था, जिससे कि एक ओवरऑल सभी के लिए मेंटेन रहे चीज़ें। जैसे कि आज एंड्रॉयड का जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उस पर सारी एंड्रॉयड पे काम करता है, हर एक ऐप काम करता है आपका, कोई भी एंड्रॉयड हो, ठीक है। बट आईफोन का वही अलग स्टैंडर्ड है, तो उसके सारे आईफोन वाले ही उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड जरूरी है, तो इसलिए स्टैंडर्ड बनाया गया। हाउ टू कम्युनिकेट ऑन हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट, इसलिए क्योंकि हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट में कैसे कम्युनिकेशन हो पाएगा, तो उसके लिए स्टैंडर्ड बनाना जरूरी था। जनरलाइज स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड्स, इससे कि एक जनरल फॉर्म हो जाएगा, जिससे कि हर एक पे लागू होगा रूल्स, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ओएसआई मॉडल के फंक्शंस क्या क्या है हर एक लेयर का। तो एप्लीकेशन लेयर है वो एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलेंट जैसे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है और इंटरेक्शन बनाता है यूजर से डायरेक्टली। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है, डेटा को फॉर्मेट को चेंज करता है और इनक्रिप्ट करता है, ठीक है। सेशन लेयर का काम होता है स्टार्ट स्टॉप सेशंस। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है टीसीपी प्रोटोकॉल्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर के थ्रू ये वर्क करता है। यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है कैसे जो है ट्रांसफर किया जाएगा एक होस्ट से दूसरे होस्ट में डेटा को, ठीक है। तीसरा जो आई मीन थर्ड लेयर जो है नेटवर्क लेयर, वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है और रूटिंग प्रोवाइड करता है राउटर्स के थ्रू किस डायरेक्शन में कहाँ पे डिलीवर करना है। डेटा लिंक लेयर जो है मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है, जैसे किस डिवाइस पे जानी है, कौन से लोकेशन पे जानी है, वो आईपी एड्रेस देता है, लेकिन किस डिवाइस पे जानी है वो स्विचेस और वो डाटा लिंक लेयर देता है, और स्विचेस वगैरह भी उसमें होती हैं। फिजिकल लेयर में केवल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स और हब्स आ जाते हैं, जैसे कि फिजिकली या फिर वायरलेसली जैसे भी हो कैसे कनेक्ट करें दूसरे डिवाइस से, ठीक है। अब इसको मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि व्हाट्सएप पे ही एग्जांपल ले लीजिए, तो वहाँ पे या फिर मेल का एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो व्हाट्सएप पे मान लीजिए हमने हाई मैसेज भेजा, तो वहाँ पे अपने एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, वहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू वो मैसेज जा रहा है या फिर फाइल जो भी है वो जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या हो रहा है, फॉर्मेट डेटा, मतलब डाटा का जो फॉर्मेट है वो चेंज होगा वहाँ पे। जैसे कि आपने कुछ सिंपल वर्ड में हाय हेलो जो भी भेजा, तो वही हाय हेलो सेंड नहीं होता है, वो फिर रैंडम बाइनरी फॉर्म में जाता है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे उसका इंक्रिप्शन होता है, जैसे कि व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, तो आप हाय भेजोगे तो फिर प्रेजेंटेशन लेयर में हो जाएगा, और वहाँ पे उसका हाय जो है वो किसी दूसरे कोड वर्ड में बदलेगा और वहाँ पे इनक्रिप्ट हो जाएगा वो। फिर उसके बाद सेशन लेयर में पहुंचेगा। आप सेशन लेयर के एग्जांपल के लिए आपको देना होगा दूसरा एग्जांपल, जैसे कि आप पेमेंट ऐप्स वगैरह देखते हो, वहाँ पे एक सेशन होता है, कुछ देर के लिए पेमेंट का ऑप्शन वैलिड होता है 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद उसके बीच में पेमेंट आप नहीं करो तो सेशन एक्सपायर हो जाता है। या फिर आईआरसीटीसी पे टिकट बुकिंग करने जाओगे तो ज़्यादा देर तक लॉगिन नहीं रहता है, वो सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो वो जो है फिफ्थ लेयर का काम है इस टाइप से, कि वो ऑथेंटिसिटी के लिए उस हिसाब से सेशन को वैलिडेट करने के लिए एक्सपायर और जो भी होता है वो होता है, ठीक है। स्टार्ट और स्टॉप होता है सेशन। उसका ट्रांसपोर्ट ले तो समझ ही गया, कितनी बार मैंने बता ही दिया कि इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर के हेल्प से ये जो भी एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक कैसे डेटा को ट्रांसफर किया जाए उसके लिए होता है। फिर नेटवर्क में क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, जिससे कि आईपी एड्रेस आपको लोकेशन प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे पहुंचना है डेटा, और राउटर्स भी वही लोकेट करता है, नेविगेट करता है। और डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है, मतलब कि लोकेशन पे तो पहुंचना है लेकिन उस लोकेशन पे किस बंदे को पहुंचना है, मतलब उसकी काम है मैक एड्रेस। और आईपी मैक को हम लोग आगे पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फिजिकल लेयर होता है, जैसे कि फिजिकली कनेक्टेड है एक डिवाइस दूसरे से केबल के थ्रू या फिर वायरलेसली कनेक्टेड है, फिर कैसे कनेक्टेड होता है, तो वो कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है, वो फिजिकल लेयर का काम होता है। तो ये लेयर्स के आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होंगे। IPv4 एड्रेसेस पढ़ना है, उसके बाद IPv6 पढ़ेंगे, और सिलेबस हमारा मतलब यूनिट 2 जो है वो हमारा एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द आइडेंटिफायर यूज्ड इन द, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे होगा नेटवर्क लेयर, ठीक है। द आइडेंटिफायर यूज्ड इन द नेटवर्क लेयर ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट टू द
आइडेंटिफाई द कनेक्शन ऑफ each डिवाइस टू द इंटरनेट इज कॉल्ड द इंटरनेट एड्रेस और द आईपी एड्रेस। ठीक है, तो बेसिकली आईपी एड्रेस होता है एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिससे कि इंटरनेट से कनेक्टेड आपका डिवाइस जो होता है उसको दिया जाता है, इससे कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है आपको आपके डिवाइस के साथ आपके एड्रेस का एक आइडेंटिफायर होता है यूनिक। An IPv4 address is a 32-bit address that uniquely and universally defines the connection of a host or router or the internet। तो IPv के दो टाइप होते हैं, एक IPv वर्जन 4, IPv वर्जन 6। ठीक है, तो IPv वर्जन 4 जो होता है IPv4 32 बिट का एड्रेस है जो कि यूनिकली और यूनिवर्सली डिफाइन करता है किसी भी कनेक्शन जो आपके होस्ट से और राउटर या इंटरनेट जिस भी से आप कनेक्टेड हो उस कनेक्शन का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। 32 बिट का एड्रेस होता है ये। द आईपी एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द कनेक्शन नॉट द होस्ट और द राउटर। ये कनेक्शन का एड्रेस होता है, मतलब नेटवर्क का एड्रेस होता है जिस न कि आपके होस्ट और राउटर का होगा। ठीक है, तो क्लियर कर देना है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोगों को लगता है कि भाई जो नेटवर्क जो मेरा डिवाइस है उसका है, नहीं, वो आपके कनेक्शन का आपके नेटवर्क का होता है। ठीक है, एड्रेस। IPv4 addresses are unique in the sense that each address defines one and only one connection to the internet। ठीक है, एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए सिर्फ एक ही जो IP एड्रेस होता है वो होता है उसके लिए। If a device has two connection to the internet via two networks, it has two IP address। अगर आपके डिवाइस जो है दो नेटवर्क से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली आपके पास दो IP एड्रेस हो सकता है। ठीक है, IP addresses are universal in the sense that the addressing system must be accepted by any host that wants to be connected to the internet। हर एक इंटरनेट जो यूजर है उसके पास एक आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट यूज करने के लिए आपको आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। एड्रेस स्पेस, ए प्रोटोकॉल लाइक IPv4 दैट डिफाइंस एड्रेस हैज एन एड्रेस स्पेस। तो इसमें एक एड्रेस स्पेस होता है। एड्रेस स्पेस क्या होता है? एन एड्रेस स्पेस इज द टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस यूज्ड बाय द प्रोटोकॉल। जितने टोटल नंबर ऑफ एड्रेस यूज कर रहा है कोई प्रोटोकॉल उसको हम लोग एड्रेस स्पेस बोलते हैं। एंड इफ अ प्रोटोकॉल यूजेस द b बिट्स टू डिफाइन एड्रेसेस, द एड्रेस स्पेस इज 2 to the power b। तो अगर कोई प्रोटोकॉल b बिट्स यूज कर रहा है एड्रेस को डिफाइन करने के लिए तो उसका टोटल नंबर ऑफ जो एड्रेस स्पेस उसका क्या होगा? 2 का पावर b होगा। और जो बिट्स होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, पता है आपको। तो IPv4 जो है 32 बिट्स एड्रेसेस को इस्तेमाल करता है। इसका मतलब इसके एड्रेस स्पेस कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ स्पेस इसके पास 2 का पावर 32, मतलब 4 बिलियन से भी ज्यादा हो गए यहाँ पे। ठीक है, इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस मोर देन 4 बिलियन डिवाइसेस कुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मतलब कि 4 बिलियन डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है IPv4 एड्रेस के थ्रू। आगे बढ़ते हैं इसके नोटेशंस रिगार्डिंग। तो देयर आर 3 कॉमन नोटेशंस टू शो एन IPv4 एड्रेसेस। दो कॉमन नोटेशन है। पहला तो बाइनरी नोटेशन जो बेस 2 में होता है, फिर होता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन जो बेस 256 पे होता है, और एक और होता है हेक्साडेसिमल नोटेशन जो बेस 16 पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेस 2 में होता है यहाँ पे बाइनरी नोटेशन IPv4 एड्रेस जो 32 बिट्स पे डिस्प्ले होता है वहाँ पे टोटली टू मेक द एड्रेस मोर रीडेबल। अब उसको पूरा आप एक 32 बिट्स का एड्रेस पूरा आपको शो करवाएगा, काफी ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसको और ज्यादा रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? Usually inserted between one more spaces are usually inserted between each of octet 8 bits। each octet is often referred as a byte। अब ये क्या क्या बोल रहा है मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके समझाता हूँ। यहाँ पे देखो ये बाइनरी फॉर्म में ऐसे पूरा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड डेसिमल में, यहाँ पे डेसिमल के फॉर्म में वही चीज आगे बीच में डॉट डॉट लगा दिया, और हेक्साडेसिमल में उसको और शॉर्ट कर दिया गया। ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह आपने पढ़ रखा है पहले से, तो अभी इसको डिस्कस करना जरूरी नहीं है, आपको आता होगा। और यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये होता है कि 32 बिट्स का है। ठीक है, तो 32 बिट्स का यहाँ पे IPv4 का एड्रेस है, तो उसमें 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें जो भी ये बाइट है, ये बाइट्स है, और एक बाइट में आपको पता है 8 बिट्स होती हैं, तो 4 8 जा 32, तो टोटल यहाँ पे 32 बिट का एड्रेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हायरार्की इन एड्रेसिंग। यहाँ पे हायरार्की क्या होती है? जैसे कि आपको पता होगा कि किसी एड्रेस के लिए एक हायरार्की फॉलो होता है। इसमें आप एड्रेस टाइप करते हो तो अपना कंट्री, स्टेट, स्ट्रीट, हाउस नंबर जो भी है वो सब लिखते हो, एक फॉर्मेट में लिखते हो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी है, फॉर्मेट में ही कनेक्शन होता है। एड्रेस जो है फॉर्मेट में इसका डिफाइंड है। ए 32 बिट IP एड्रेस इज ऑल्सो हायरार्किकल बट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है एड्रेस को प्रीफिक्स बोलते हैं जो कि नेटवर्क को डिफाइन करता है, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं हम लोग सफिक्स जो कि नोड को डिफाइन करता है, मतलब कनेक्शन टू द डिवाइस, टू द इंटरनेट। तो समझ में आ गया, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला प्रीफिक्स दूसरा सफिक्स। प्रीफिक्स जो है नेटवर्क को डिफाइन करता है, सफिक्स जो है नोड के कनेक्शन को डिफाइन करता है। प्रीफिक्स जो है n बिट्स का होता है, सफिक्स जो है 32 माइनस n बिट्स का होता है, क्योंकि टोटल जो है 32 बिट्स का है। ठीक है, तो ये n बिट भी होगा, ये 32 माइनस n बिट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स लेंथ कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ।
प्रीफिक्स का लेंथ फिक्स भी कर सकते हैं, वेरिएबल भी कर सकते हैं, लेकिन जो IPv4 में होता है वो फिक्स होता है। हालांकि अब तो वेरिएबल हो चुका है, बट हमें फिक्स वाला पढ़ना है तो हम पहले फिक्स वाला पढ़ते हैं। तो फिक्स वाले को हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे कि व्हेन द इंटरनेट स्टार्टेड IPv4 एड्रेस वाज डिजाइन्ड विद फिक्स्ड लेंथ प्रीफिक्स, फिक्स कर दिया गया था इसका। तो स्मॉल और लार्ज नेटवर्क को एकोमोडेट करने के लिए फिक्स किया गया था इसे, ठीक है। तो यहाँ पे अब तीन फिक्स्ड लेंथ प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया गया। पहला n=8, दूसरा n=16 और तीसरा n=24। तीन जो है प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद जो क्लासेस में बांट भी दिया गया था, होल एड्रेस स्पेस जो है वाज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, क्लास A B C D E, ठीक है। तो उसमें बांट दिया गया और इसी को हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग बोलते हैं। हालांकि हम लोग आगे क्लासलेस एड्रेसिंग पढ़ेंगे, हालांकि वो सिलेबस में है नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट ये पढ़ लेते हैं, क्लास फुल वाला जो पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो पहला क्लास ए नेटवर्क, ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 5 क्लासेस में A B C D E। तो क्लास ए में क्या होता है, नेटवर्क लेंथ जो है 8 बिट्स का है। तो पहला बिट्स जो है, जो प्रीफिक्स था वो 0 है और वो क्लास को डिफाइन करता है। तो सिर्फ 7 ही बचे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो 2 का पावर 7 मतलब टोटल 128 नेटवर्क्स हो गए सिर्फ क्लास ए में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। क्लास बी में क्या होता है, इसका 16 बिट का लेंथ है और पहले 2 बिट्स जो प्रीफिक्स फिक्स्ड है वो 10 है और वो क्लास को डिफाइन करता है, और बचे हुए 14 बिट्स जो है वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 14 16,384 नेटवर्क्स हो गए क्लास बी के लिए पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद जो क्लासेस और स्टार्ट होती हैं 110 से, ये प्रीफिक्स है, वो क्लास सी को बिलोंग करती हैं। तो अब ये तीनों तो क्लास को ही आइडेंटिफाई करेगा, मतलब 24 बिट्स टोटल होती हैं इसकी लेंथ। तो ये 110, ये 3 बिट्स तो ये खा गया क्लास को आइडेंटिफाई करने में, तो बचा 21 बिट्स जो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा। तो टोटल 2 का पावर 21 हो गया, मतलब इतना 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 हो गया, ठीक है, क्लास सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABCD इस टाइप से दिया है परसेंटेज में। 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 1 2 3 4, 8 बिट्स के ही होते हैं इक्वली, और 8 4 32 यहाँ पे हो गया, क्योंकि 1 बाइट जो है 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास ए 0 प्रीफिक्स है, क्लास बी में 10, क्लास सी में 110, डी में 1110 और ई में 1111, ठीक है। यहाँ पे ये टेबल याद रख लेना, जो फर्स्ट बाइट है वो 0 से 127 के बीच में होगा तो क्लास ए में जाएगा, 128 से 191 के बीच में तो क्लास बी में, 192 से 223 तो क्लास सी, और डी और ई तो नॉट अप्लीकेबल है, पर फिर भी देख लो इसके, ठीक है। Class D is not divided into prefix and suffix. It is used to multicast addresses. All the addresses start with 111 in binary belong to class E, और class D E जो है वो प्रीफिक्स में डिवाइड नहीं है, वो रिजर्व के लिए रखा गया है, ठीक है। इतना हो गया कहानी। अब एड्रेस डिप्लीशन जो टर्म है, अब वो हमें पढ़ना नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बिकॉज क्योंकि ये सिंगल, आप देख सकते हो कि 32 बिट एड्रेस में सिर्फ 4 बिलियन ही नेटवर्क्स जो है वो प्रोवाइड किए जा सकते थे, और भाई इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो भाई सिर्फ 4 बिलियन में ही काम नहीं चलने वाला है, और भी चाहिए। इंटरनेट बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, मतलब फैल रहा था उस टाइम पे, और लोगों को जरूरत हो रही थी इंटरनेट की, बट वो हो नहीं पा रहा था, और ये क्लास में डिवाइड करके और इसको अनसर्टन कर दिया गया था, ना ढंग से इसका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम आने लगी, तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, लेट्स वेट, थोड़ा एरर आ गया। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि चेंज करना पड़ गया, IPv4 जो है एड्रेस डिप्लीशन का शिकार हो गया, तो फिर उससे रिजॉल्व होने के लिए IP वर्जन 6 में हमें जाना पड़ा। अब हम IP वर्जन 6 देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप IPv6 एड्रेसिंग आप समझ लो, ठीक है। IPv, द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6 इज द स्मॉल साइज ऑफ address space in IPv4, ठीक है। तो in this section we show how the huge address space of IPv6 prevents the address depletion in the future. We'll also discuss how new addressing responds to some problems in the IPv4 addressing mechanism. And IPv6 address is 128 bits or 16 bytes octet long, 4 times the address length in IPv4. तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज IPv6 जो है वो 128 बिट्स पे बना हुआ है, और जो कि 16 बाइट होता है, और 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है IPv4 से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है फ्यूचर में, इसमें कोई एड्रेस डिप्रेशन की समस्या नहीं होने वाली है। कैसे नहीं होने वाली है वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हो कि 28 बिट का है, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि 128 बिट्स है, तो ये ह्यूमन से हैंडल होगा नहीं, इतना लंबा लंबा जो है कौन सा लिखेगा भाई रिप्रेजेंटेशन। तो उसको सॉर्ट करने के लिए कोलोन हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे कोलोन लगा के होता है, और इसमें बहुत अदर टेक्निक्स भी लगाई जाती है, जैसे कि बाइनरी नोटेशन इज यूज्ड व्हेन द एड्रेस इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्टोर करना है तो बाइनरी नोटेशन का इस्तेमाल होता है, और कोलोन हेक्साडेसिमल जो होता है वो जो उसका इस्तेमाल ऐसे होता है जैसे कि आप उसमें यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ आप रीडेबल है, फिर भी बहुत बड़ा है, बट फिर भी आप इसको मतलब टाइप कर सकते हो, ह्यूमन रीडेबल है ये, ठीक है। डिवाइड्स द एड्रेस इनटू 8 सेक्शंस, ये 8 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 4
4 यहाँ पे आप देख सकते हो बाइट्स हैं, तो 8 तो यहाँ पे क्लियर हो गया। और हर एक बाइट जो होता है 8 बिट्स का होता है, ठीक है, तो इस हिसाब से 128 बिट्स का हो गया टोटल। तो क्लियर है यहाँ पे। और आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। ऑल्दो IPv6 इवन इज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट इज वेरी लॉन्ग, मेनी ऑफ द डिजिट्स आर जीरोज, तो यहाँ पे बहुत सारे जीरोज हैं, तो उसको भी कम करने के लिए टेक्निक्स लगाई है, जैसे जीरो कंप्रेशन हो गया, जैसे कि यहाँ पे अब देख रहे हो बीच में लगातार जीरो आ जा रहा है, तो उसको वहाँ पे हटा करके वहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया गया, ठीक है, कोलोन लगा दिया गया, तो ये रूल हो गया, तो इससे थोड़ा और छोटा हो गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से जीरो कंप्रेशन वगैरह या फिर इस टाइप से रूल्स वगैरह लगा के इसको थोड़ा शॉर्ट किया गया है। तो यहाँ पे है। अब IPv4 का कहानी आप समझ लो कि यहाँ पे जो है मिक्स्ड प्रेजेंटेशन, ये तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें आगे पढ़ना है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे एड्रेस स्पेस, इसके एड्रेस स्पेस को देखो। The address space of IPv6 contains 2 to the power 128 addresses. This address space is 2 to the power 96 times the IPv4 address is definitely no address depletion as shown in the slide. अब देखो इतना लंबा साइज है, इसको तो मैं अभी पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, काउंट भी नहीं कर पा रहा हूँ कितना ज़्यादा ये बिलियन मिलियन ट्रिलियन जितना भी है, तो इतना ज़्यादा है, मतलब 2 का पावर 128 जो है एड्रेस इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, प्रोवाइड कर सकता है ये। तो अब यहाँ पे कुछ आइडिया लगाने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन दी गई है। टू गिव सम आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ एड्रेसेस वी अज्यूम दैट ओनली 1/64 ऑलमोस्ट 2% ऑफ एड्रेस इन द स्पेस कैन बी असाइन्ड टू द पीपल ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड रेस्ट आर रिजर्व्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस। वी आल्सो अज्यूम दैट द नंबर ऑफ पीपल ऑन द अर्थ इज सून टू बी 2 to the power 34 मोर देन 16 बिलियन। अभी तो फिलहाल पॉपुलेशन जो है 8 बिलियन है, और अगर ये 16 बिलियन भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 to the power 34 होगा तो 16 बिलियन होगा, और अभी अभी तो भाई 8 ही बिलियन है, मतलब बहुत कम है। और each person can have 2 to the power 88 addresses to use address depletion this version is impossible। मतलब कि अगर 2 का पावर 88 भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए, बट यहाँ पे तो 2 का पावर 128 है, तो भाई एड्रेस डिप्रेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा फ्यूचर में, आने वाले समय तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो 8 ही बिलियन पॉपुलेशन है, 16 बिलियन होने में तो अभी बहुत समय है, हो भी जाएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो एड्रेस डिप्रेशन तो होने वाला है नहीं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 एड्रेस टाइप्स, जैसे यूनिकास्ट, एनीकास्ट, मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट में क्या होता है, डिफाइंस अ सिंगल इंटरफेस कंप्यूटर राउटर पैकेट सेंड टू यूनिकास्ट एड्रेस विल बी राउटेड टू द इंटेंडेड एड्रेस स्पेस। हालांकि ये आपके में है या नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये पढ़ना है या नहीं, एक बार मैं गाइडलाइन देख लेता हूँ। ओह शिट, इसमें भी लग रहा है कोई फॉल्ट आ गया। तो गाइडलाइन में लिखा हुआ है 22 में 21.1 21.1.2, 21.1.2 हम पढ़ रहे हैं, 21.1.2, अच्छा ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिकास्ट में क्या होता है, यूनिकास्ट डिफाइंस सिंगल इंटरफेस, एक सिंगल इंटरफेस एड्रेस का होता है, जिसमें आपको इंटेंडेड जिस रेसिपिएंट को पास करना होता है उसी तक ये पास होता है एड्रेस, तो उसको बोलते हैं यूनिकास्ट एड्रेस। एनीकास्ट एड्रेस में क्या होता है, डिफाइंस ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, इसमें एक नहीं होता है, अनेक कंप्यूटर के ग्रुप को एड्रेस देना होता है, डिफाइन करना पड़ता है, और उस सारे जो सिंगल एड्रेस को शेयर करते हैं, ठीक है। Anycast communication is used, and any kind of communication is used. For example, when there are several servers can respond to an inquiry, the request is sent to one that is most reachable, ठीक है। तो अगर सारे जो है कंप्यूटर अगर एक क्वेरी को रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सबसे जल्दी जो सबसे रिचेबल होगा उस तक पहुंचेगा एड्रेस, ठीक है। तो ऐसे ये होता है एनीकास्ट, ठीक है। बस डिफरेंशिएशन थोड़ा आपको देखना है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा डीप जाओगे तभी और क्लियर होगा। मल्टीकास्ट में क्या होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस ऑल्सो डिफाइंस ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें भी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के लिए ही डिफाइन किया जाता है। तो फिर इस दोनों में अंतर क्या है, एनीकास्ट में ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के लिए ही था और ये भी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर के लिए। तो डिफरेंस इज दैट बिटवीन एनी कास्टिंग इज दैट इन एनी कास्टिंग ओनली वन कॉपी ऑफ पैकेट इज सेंड टू वन ऑफ द मेंबर्स। तो एनी कास्टिंग में क्या होता है, सिर्फ एक पैकेट का एक कॉपी जो होता है, एड्रेस के पैकेट का एक कॉपी जो होता है वो जाता है मेंबर्स के ग्रुप को, जबकि मल्टी कास्टिंग में हर एक मेंबर के ग्रुप को वो एक एक कॉपी जो है जाता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है एड्रेस का। तो बाकी इतना ही था, और आगे ये तो 22.1.3 हमें पढ़ना है नहीं, तो इतना ही था आपका सिलेबस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और नोट्स आप जरूर देखना, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी गई हैं वो एक्चुअली समझाने के लिए ही बस है। नोट्स में आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिल जाएंगी जो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करने के बाद उसको ले सकते हो। एंड अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग यूनिट 3 कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड